नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आपका आपके परिवार देवेंद्र क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 9वां लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 8 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, जिनकी प्लेलिस्ट देवेंद्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है। आप जाकर वहां जाकर देखिए। और आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 वोट हासिल किए और ए को कुल वोटों के 8% वोटों से हरा दिया। यदि कोई भी वोट अवैध नहीं है तो ए और बी के बीच वोटों का अंतर क्या है? आइए समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ए और बी के बीच चुनाव हुआ है, जिसमें बी ने 16,200 वोट हासिल किए हैं। उसके बाद ए को 8% वोटों से हराया है। कितने वोटों से? 8% वोटों से। आप समझिए, जैसे कि ए ने 8% वोटों से हरा ए ने ए को 8% वोटों से हराया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, टोटल वोट कितने हैं? 100%। कितने परसेंट? 100%। अगर बी और ए, यहां अगर ए को वोट मिले होंगे x, तो इसको मिले होंगे x प्लस 8। कितने? x प्लस 8। इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इन दोनों का टोटल जो सम है ना, वो है 100। कितना है? 100। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। यहां हो जाएगा 2x प्लस 8। कितना हो जाएगा? 8 बराबर कितना है? 100। यहां हो जाएगा 2x, 100 में से 8 कम होंगे तो कितना बचेगा? 92। कितना? 92। यहाँ 2 से 92 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 46 बार। तो इसका मतलब ये है कि ए को जो वोट मिले होंगे वो मिले होंगे 46%। कितने मिले होंगे? 46%। कितने? 46%। तो बी को कितने मिले होंगे? 46 और 8 54। कितने? 46 और 8 54। तो यहाँ ए को मिले होंगे 46 और बी को कितने मिले हैं? 54%। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 54% मिले हैं। अगर वोटों में बात की जाए तो 16,200 वोट मिले हैं। कितने? 16,200 वोट। तो 54% का जो मान है ना, वो कितना है? 16,200। कितना है? 16,200। और 1% का मान है 54 या 162, तो 300। 1% का मान है 300 वोट। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो कितना है? 8% का, 8% का। तो समझेंगे, तो 1 यूनिट का मान है 300, तो 8 का कितना रहा होगा? 5400। कितना रहा होगा? 2400। कितना रहा होगा? 2400। इस क्वेश्चन का जो आंसर है कितना है? 2400 वोट। कितना है? 2400 वोट। ए और बी के बीच में वोटों का अंतर कितना है? 2400 वोट। कितना है? 2400 वोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 2400। एक त्रिभुज का आधार 120 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? आइए समझते हैं। पहले तो आपको त्रिभुज का फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया निकालने के लिए। मैं बताता हूं आपको। एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहता है, एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। एरिया निकालना है आपको, तो 1/2 तो लिखा ही है। क्षेत्रफल बराबर रहता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आपको आधार पता है कितना है? 120। कितना है? 120 इंटू हाइट कितनी है? 35 सेंटीमीटर। कितनी? 35। 2 से 120 को काटेंगे कितनी बार? 60 बार। मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 35। कितना? 60 इंटू 35। कितना? 60 इंटू 35। यहां करेंगे 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3। 6 18 और 3 21। कितना? 6 18 3 21। 1 0 और बना देंगे तो कितना हो जाएगा? 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना निकलेगा? 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक बैंक खाते में
धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? दोगुनी। इस धनराशि को बैंक में 8 गुना करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा? कितने वर्ष का समय लगेगा? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 7 वर्ष में उसे कितना, 7 वर्ष में कितनी धनराशि हो रही है? दोगुनी। इसका मतलब यह 2 हो रही है। यहां करनी कितनी है अब आपको? 8 गुनी। कितनी करनी है? 8 गुनी। यहां आपको टाइम नहीं पता है, लेकिन क्या नहीं पता है? टाइम नहीं पता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये 2 की पावर 1 यहां है और यहां 2 की पावर कितनी है? कितनी है? 3। 1 पावर करने के लिए कितना समय लग रहा है? 7 वर्ष। 1 पावर करने के लिए कितना समय लग रहा है? 7 वर्ष। 3 पावर करने के लिए कितना समय लगेगा? 7 तिया 21। कितना? 21 साल। इसका मतलब यह है कि 8 गुनी धनराशि करने के लिए बैंक को कितना समय लगेगा? 21 साल। कितना? 21 साल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 21 वर्ष। कितना है? 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर है 65 रन। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 रन तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? कितने रन बनाने होंगे? जैसे कि समझते हैं, 19 जो पारी है ना, 19 पारियों में जो औसत स्कोर है वो है 65। कितना है? 65। उसके बाद उसे कितना करना है? कितना बढ़ाना है? 67। कितना बढ़ रहा है? कितना? 2। तो इसका मतलब यह है कि उसे 20वीं पारी में 67 रन तो बनाने अपने लिए बनाने होंगे, लेकिन इन 19 का 2-2 औसत रन और बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा? 2-2। तो इसका मतलब यह है कि 19 पारियों का 2-2 रन बढ़ाना है, तो 2 का गुणा कर देंगे। 19 दूनी 38। 67 और 38 कितना हुआ? 7 और 8 15 की 5, 6 और 3 9 और 1 10। तो यहां हो जाएगा 105 रन बनाने होंगे उसे। कितने? 105 रन। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 19 पारियों का औसत स्कोर है 65 रन। उसके बाद इसको कितना करना है? 67। कितना बढ़ाना है? 2। इसका मतलब यह है कि 67 रन बनाने के लिए 20वीं पारी में उसे 67 रन तो अपने लिए बनाने होंगे। उसके बाद जो 19 पारी है ना, 65 तो उनके पास है ही है पहले से, 2 रन और बढ़ाना है। तो 19 पारियों में 2-2 रन और बढ़ाना है, तो 19 दूनी 38 रन और बनाने होंगे। 67 और 38 कितने हो जाएंगे? टोटल 105 रन बनाने होंगे उसे। कौन सी पारी में? 20वीं पारी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है? 105 रन। कितना है? 105 रन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बस एक निश्चित दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 9 घंटे में तय करने के लिए बस की गति में कितने किलोमीटर की वृद्धि करनी होगी? समझते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थे, वो 12 घंटे चली है, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस निकली होगी या नहीं निकली होगी? 54 की स्पीड, जो दूरी बराबर रहता है चाल इंटू समय। क्या रहता है? चाल इंटू समय। तो चाल इंटू समय कितना हो गया? जैसे कि 54 इंटू 12। उसके बाद आपको ये डिस्टेंस कितने से तय करनी है? 9 घंटे में तय करनी है। तो 9 घंटे में तय करनी होगी, तो कौन सी स्पीड से तय करनी होगी? 9 का भाग देंगे 54 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह है कि पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार थी, उसके बाद कितनी बढ़ी? बढ़कर कितनी हुई? 72। तो कितनी बढ़ी? 54 से 72 करने के लिए 54 कम कर देंगे इसमें से, कितनी हो जाएगी? 12 में से 4 कम होंगे तो कितना बचेगा? 8। उसके बाद 6 में से 5 कम होंगे तो 1। जो स्पीड होगी, जो अधिक बढ़ानी होगी, स्पीड वृद्धि करनी होगी, वो स्पीड होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की गति में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी होगी अगर इस दूरी को 9 घंटे में तय करना है तो। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिवम एक कार्य को 6 दिनों में और विवेक 24 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक कैंडिडेट शिवम है और एक विवेक, 2 हैं।
एक शिवम है, एक विवेक है। शिवम किसी कार्य को 6 दिन में करता है और विवेक उस कार्य को कर रहा है 24 दिन में। टोटल वर्क रहा होगा 24 यूनिट। कितना यूनिट रहा होगा? 24। समझते हैं। जैसे कि अगर 24 यूनिट को शिवम 6 दिन में करता है तो इसका मतलब यह है कि वो 4 यूनिट एक दिन में करता होगा। और विवेक 24 यूनिट को 24 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता होगा। कितना? 1 यूनिट। अगर मैं बताता हूं आपको शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया तो इसका मतलब यह है कि अगर वो 3 दिन और कार्य करता तो कितना यूनिट कार्य कर देता? 1 यूनिट। एक दिन में वो 4 यूनिट कार्य करता है तो 4 के अकॉर्डिंग वो 3 दिन में कितना यूनिट कार्य कर देता? 12 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना बन जाता? अब 12 और 24 36 यूनिट। कितना? 36 यूनिट टोटल वर्क। अब ये दोनों इस कार्य को करेंगे। एक दिन में वो दोनों कितना कार्य करते हैं? मतलब शिवम 4 यूनिट करता है और विवेक 1 यूनिट कार्य करता है। तो इसका मतलब यह है कि वो एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। कितना यूनिट? 5 यूनिट। तो 36 यूनिट को कितने दिन में करेंगे? 36 बटा 5 दिन में। तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। 7 बत्ता 35 या 7 पंजे 35, ये 7 लिखेंगे और फिर उसके बाद एक शेष बचेगा, यहां लिखेंगे 7 सही 1 बटा 5 दिन में। कितने दिन में? 7 सही 1 बटा 5 दिन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 7 सही 1 बटा 5 दिन में उस कार्य को वो कंप्लीट कर लेंगे दोनों लोग। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। अगर इसे 660 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। यदि उस वस्तु को 3080 रुपए में बेचा जाता है तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? याद कीजिए। सॉल्यूशन बताइए इस क्वेश्चन का। बताता हूं मैं आपको। जैसे देखिए, अगर किसी वस्तु का सीपी 100 रहा है, कितना रहा है? 100। अगर उसे 16% की हानि पर बेचा जाता तो कितने में बेचा जा रहा होगा? 16% की हानि पर बेचा जा रहा है तो कितने में बेचा जा रहा होगा? 84 रुपए में। उसके बाद उसे 660 रुपए अधिक में बेचा जाता तो कितने परसेंट का लाभ होता? 8% का। तो कितना हो जाएगा? 108। कितना हो जाएगा? 108। यहां कितना परसेंट लाभ अधिक हो रहा है? कितना हो रहा है? 24। कितना? 24। तो यहां समझेंगे 24%। 24% बराबर कितना है? 660। 660। अब समझेंगे कितने का मान निकालना है आपको। सीपी कितना है? 100। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग 24 का भाग दे देंगे। 2 से 100 को काटेंगे 50 बार और 2 से 24 को काटेंगे 12 बार। इस 12 से 660 को काटेंगे, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, क्योंकि यहां फिर से 6 बचेगा। तो ये हो जाएगा 55 गुणा 50। तो 55 25 की 5 हासिल 2, 55 25 और 2 27। कितना? 27। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना वो कितना है? 2750। कितना है? 2750। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 2750 रुपए। अब इसे कितने रुपए में बेचने के लिए बोल रहा है? बोल रहा है 3080। कितने? 3080 रुपए में। इस वस्तु को बेचने के लिए बोल रहा है 3080 रुपए में। आप समझिए, पहले 0 से 0 कम होगा तो 0 बचेगा। उसके बाद 8 से 5 को कम करेंगे तो कितना बचेगा? 3। और 30 से 27 को कम करेंगे तो कितना बचेगा? 30 से 27 कम होगा तो 3 बचेंगे। 330 रुपए का लाभ होगा। अगर 2750 रुपए की वस्तु को 3080 रुपए में बेचा जाएगा तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा? 330 रुपए का। कितने का? 330 रुपए का। कितने रुपए पर? 2750 रुपए पर। कितने रुपए पर? 2750 रुपए पर। समझिए। उसके बाद इंटू 100, 0 से 0। यहां कैलकुलेशन करते हैं। अगर 25 से इस नंबर को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 25 से इस नंबर को काटेंगे, 25 एकम 25, यहां बचेगा 25 एकम 25। यहां 11 से 33 को काटेंगे 3 बार। 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 3 गुणा 4 हो जाएगा 12। तो यहां जो प्रतिशत में लाभ होगा ना वो होगा 12% का। कितने परसेंट का? 12% का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12%, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे।
राहुल के पास केवल 10 रुपए और 5 रुपए के नोट हैं। उसके पास 400 रुपए मूल्य के 50 नोट हैं। 400 रुपए मूल्य के कितने नोट हैं? 50 नोट। 5 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से कर सकते हैं। जो लोग आप पहले पढ़ चुके हैं वो इस क्वेश्चन को निकाल पाए होंगे और निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर पहले आप मुझे बताइए, आपके पास 400 रुपए हैं और 50 नोट हैं। अगर एक नोट का एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी तो कितनी निकलेगी? 400 में आप 50 नोटों की भाग दे देंगे तो कीमत निकल आएगी 8 रुपए। कितने रुपए? 8 रुपए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपके पास 400 रुपए हैं, आपके पास नोट है 50, तो एक नोट की जो कीमत निकलेगी ना वो कितनी निकलेगी? 8 रुपए। कितने रुपए? 8 रुपए। तो एवरेज सॉरी एलिगेशन से निकालने के लिए मैं बताता हूं आपको, 10 रुपए पता है, एक नोट 10 रुपए का है और दूसरा नोट कितने का है? उसके बाद है 5 रुपए का। कितने रुपए का? 5 रुपए का। यहां समझेंगे, आपको पता है 8 रुपए का नोट है एक। कितने रुपए का? 8 रुपए का। एलिगेशन लगाइए, 10 में से 8 कम होंगे तो कितना बचेगा? 2। और 8 में से 5 कम होंगे तो 3। यह है नोटों की संख्या का अनुपात, 3:5। सॉरी 3:2। यहां टोटल कितना बना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर कितना है? टोटल नोट कितने हैं? 50। तो एक यूनिट का मान कितना निकलेगा? 10 यूनिट। तो आपको 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 2 यूनिट। कितनी है? 2 यूनिट। तो 2 का मान निकालने के लिए 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। कितना? 20। तो 5 रुपए के नोटों की जो संख्या निकली है वो कितनी है? 20। कितनी है? 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप समझ पाए होंगे। सॉल्यूशन को समझ लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा पहले 2 घंटे में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। पूरी यात्रा के लिए इसकी औसत चाल ज्ञात करनी है आपको। मैं बताता हूं आपको, जैसे कि पहले 2 घंटे में उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी डिस्टेंस तय की है, तो इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में वो 72 चलता होगा, तो 2 घंटे में 144 चला होगा या नहीं? जी सर, चला होगा। तो मैं बताता हूं, जैसे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में उसने डिस्टेंस तय की होगी 144। उसके बाद उसने डिस्टेंस चली है कितने किलोमीटर? 120 किलोमीटर। जो टोटल डिस्टेंस चली है ना वो चली है 4 और 0 4, उसके बाद 4 2 और 2 6 और 1 और 1 2, 264 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस चली है। कितने किलोमीटर की? 264 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस चली है। उसको समय कितना लगा है? पहले वो 2 घंटे चला है, उसके बाद वो 1.5 घंटे चला है। इसका मतलब यह है कि उसने टोटल टाइम जो लिया है ना वो लिया है 3.5 घंटे। कितने घंटे? 3.5 घंटे। इस 3.5 घंटे को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7/2। कैसे लिख सकते हैं? 7/2। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3.5 घंटे को 7/2 लिख सकते हैं या नहीं? एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको पता है टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 264 भाग 7 बट्टा टाइम कितना है? 7/2। यहां हो जाएगा आगे 264 इंटू 2 भाग 7। समझते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 7 तिया 21, उसके बाद नंबर बचे 5, ये हो जाएगा नंबर 54। तो 7 7 49, बचेंगे नंबर फिर से 1। कितने बचेंगे? सॉरी 54 हो जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा 7 7 49, फिर से 5 बचेंगे, फिर हो जाएगा 7 7 49, मतलब 7 ही बार जाएगा इंटू 2। कितना? 2। यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई रहा होगा, 7 दूनी 14,
तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है। x का मूल्य ज्ञात करें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 80 लीटर के मिश्रण में 60% एल्कोहल है, उसके बाद पानी मिलाया जा रहा है और एल्कोहल बन रहा है 40%। इसका मतलब यह पानी मिलाया जा रहा है तो पानी की मात्रा बड़ी होगी, ना कि एल्कोहल की। एल्कोहल पहले भी उतना था और अब भी उतना ही रहना चाहिए, समझते हैं। जैसे कि 80 लीटर में कितना है, 80 लीटर में 60%, कितना 60% बराबर। उसके बाद 80 लीटर में 80 लीटर मिश्रण में ही पानी मिलाया जा रहा है, पता नहीं कितना मिलाया जा रहा है तो मैं बोल देता हूं x लीटर पानी मिलाया जा रहा होगा इनटू। अब उसके बाद जो एल्कोहल बचा कितना है 40%, तो 40% लिख देंगे यहाँ 40 से 80 को काटेंगे 2 बार तो ये हो जाएगा 60 गुणा 2 120, कितना हो जाएगा 120 बराबर 80 प्लस x। यहाँ x का मान कितना निकलेगा, 120 में से 80 कम होंगे तो कितना बचेगा 40। तो इसका मतलब यह है कि 40 लीटर पानी मिलाया जा रहा होगा। कितना लीटर, 40 लीटर। इस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी कर सकते हैं, बहुत भी और भी तरीका है उससे भी कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है जो मैंने बताया आपको, आप सब लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का योग 21 है और उनका HCF और LCM क्रमशः 7 और 14 है। कितना है, 7 और 14। समझते हैं। जैसे कि A प्लस B बराबर कितना दिया है 21 और LCM और LCM अनुपात HCF का जो रेशियो है ना वो कितना है, उनका रेशियो है 14:7। कितना है 14:7। अब समझिए, आप यहां भी इन दोनों का भी योग बन रहा है 21, तो इसका मतलब यही संख्या रही होंगी, यही संख्या रही होंगी। अगर जैसे कि मैं आपको बताता हूं, संख्या पहली संख्या रही होगी 14 और दूसरी संख्या 7, या बोल सकते हैं पहली संख्या 7 रही होगी और दूसरी संख्या 14 रही होगी। तो इन दोनों संख्याओं का योग निकालना है व्युत्क्रमों का। तो व्युत्क्रम कौन सा रहता है, जैसे कि संख्या 14 तो 1 बट्टा उल्टा कर देंगे तो इसके नीचे 1 लिखा ही रहता है। तो मैं बताता हूं आपको, 1/7 प्लस 1/14 बराबर। उसके बाद समझेंगे इन दोनों का एलसीएम कितना रहा होगा 21। यहां 7 से 21 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। उसके बाद 21 नहीं, इन दोनों का जो एलसीएम है वो है 14। 7 से 14 को काटेंगे कितनी बार 2 बार, प्लस 14 से 14 को काटेंगे कितनी बार 1 बार। तो यहाँ जो आंसर निकला होगा वो निकला होगा 3/14। कितना 3/14। इनके व्युत्क्रमों का योग है ना वो है 3/14। कितना 3/14, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। किस पर है, सी पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। A 72 B 11 से भाज्य है, तो B -A का मान निकालना है आपको। यहाँ क्या निकालना है, B -A का मान। किसका मान निकालना है, B -A का। आपको 11 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन है ना होमवर्क के लिए है। किसके लिए, होमवर्क के लिए। ये नंबर 5A 72 B 11 से भाज्य है, तो B -A इसका आंसर आपको होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। पहले तो आपको यह बताना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या रहती है। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या रहती है बताइए। तो यहां तक रहती है 25। कितनी रहती है 25 संख्या। मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पहले तो आप मुझे ये बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है।
इस क्वेश्चन को आप पहले मुझे बताएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पहले तो मैं एक लॉजिक बताऊंगा आपको। 44, 22, 322 और 321, इसको समझेंगे। ये 10 नंबर लिखे हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब यह है कि एक से लेकर 10 तक 4 भाज्य संख्या रही होंगी, और उसके बाद 10 से लेकर 20 तक 4 रही होंगी, 20 से लेकर 30 तक 2 रही होंगी, 30 से लेकर 40 तक 2 रही होंगी, उसके बाद 40 से लेकर 50 तक कितनी रही होंगी? 3। कितनी रही होंगी? 3। ऐसे ही यहां तक टोटल ये अभाज्य संख्या कितनी रही होंगी? 25। कितनी रही होंगी? 25, जो कि यहां आपके सामने लिखा है 25। ये लिखा है, जो लिखा है ना 25। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या रहती है? 25। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 40 तक, या 80 से लेकर 90 तक, या 80 से लेकर 100 तक। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पहले तो आपको समझना है 40 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या रहती है? 41। उसके बाद कौन सी रहती है? 43। उसके बाद रहती है 47। 40 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्या रहती है वो रहती है 3। कितनी रहती है? 3। कितनी? 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि यहां एक पेयर ये छोड़िए, ये कट कर दो, ये कट कर दो, ये 4 पेयर छोड़ने के बाद 5वां जो पेयर होगा ना, वही आंसर होगा। कितना है? 3। तो 3 ही आंसर है जो मैंने आपको बताया। 3 संख्या आपको निकाल कर भी बताई है, जो कि ये लिखी है 41, 43 और 47। कितनी है? 41, 43 और 47। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। A, B और C की एक व्यवसाय शुरू किया। A की पूंजी C की पूंजी का 7 गुना है और B की पूंजी A की पूंजी का 2 गुना है। यदि लाभ 7,920 रुपये है, यदि लाभ 7,920 रुपये है तो C का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इनकी पूंजी का ही अनुपात लाभ को इनकी पूंजी के ही अनुपात में बांटा जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर A अनुपात B अनुपात C, अगर A की पूंजी C की पूंजी का 7 गुना है तो C को 1 रुपए मिले होंगे तो A को 7 रुपए। उसके बाद और B की पूंजी A की पूंजी का 2 गुना है, तो अगर A को 7 रुपए मिले तो B को 14 रुपए मिले होंगे। तो इनकी पूंजी का जो अनुपात बनाया वो बनाया 7:14:1। कितना बनाया? 7:14:1। उसके बाद समझते हैं कुल लाभ कितना है? 7,920 रुपए। यहां समझेंगे इनका जो पूंजी का अनुपात है वो है 7:14:1। तो इनका टोटल सम निकलेगा कितना निकलेगा? 7 और 14 21 और 1 22। तो 22 यूनिट बराबर कितना है? 7,920। 11 से इस 22 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 2 बार। उसके बाद 7,920 को 11 से काटेंगे, 11 7 77। उसके बाद बचेंगे 2, तो यहां हो जाएगा 11 दूनी 22। उसके बाद इस नंबर को काटेंगे, ये हो जाएगा 2 से 7 को काटेंगे 3। उसके बाद 12 को 2 से 6, यहां 2 से 720 को 36 बार, मतलब 360 बार। 1 यूनिट का मान जो निकला है वो निकला है 360। तो C का हिस्सा ही पूछा है आपको, तो 1 यूनिट का मान है 360। तो 360 ही A की पूंजी है। कितनी है? 360, जो कि ऑप्शन नंबर A पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक छूट योजना के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 10% का। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने % अधिक है? देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक मतलब एक कॉन्सेप्ट रहता है, मैं आपको बताता हूं। CP और MP, इनका डायरेक्ट रेशियो निकालने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जितनी भी छूट मिल रही है, जो डिस्काउंट मिल रहा है ना, उसे 100 में से कम कर दीजिए, वो निकलेगा CP। तो 100 में से 20 को कम करेंगे, कितना बचेगा? 80। और उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है उसे 100 में जोड़ दीजिए, कितना बनेगा? 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110 बन जाएगा। यही डायरेक्ट रहता है फॉर्मूला। CP निकालने के लिए जो छूट डिस्काउंट मिला है उसे कम कर देंगे 100 में से, और जो प्रॉफिट हुआ है उसे 100 में जोड़ देंगे, तो वो निकलेगा MP। तो कितने का प्रॉफिट कितना अधिक कर रहा है यहाँ? 30। कितना? 30। कितने पर? 80 रुपए पर, इंटू 100। यहां समझेंगे 0 से 0 कट कर देंगे और 4 से इस नंबर को कट करेंगे।
100 को कितनी बार कटेगा? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। और 4 से 8 को कट करेंगे कितनी बार? 2 बार। 25 तिया 75, कितना? 75 भाग 2। 75 भाग 2 कितना रहता है? 37.5। कितना? 37.5। तो यहां अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है? 37.5%। कितना? 37.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पिता और पुत्र के बीच वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष है। 11 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:3 होगा। पहले तो आप ये समझिए कि अनुपात पहले बताया है वर्तमान आयु का बीच का अंतर हमेशा समान रहता है। 10 साल बाद भी वही रहेगा अंतर, और 20 साल बाद भी रहेगा, 20 साल पहले भी वही अंतर रहेगा जो अब है। ठीक है, डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा एज में। जैसे कि यहां 11 साल बाद उनकी उम्र का, जैसे कि पिता और पुत्र, इनका जो आयु का अनुपात है ना वो है 4:3। इनकी आयु में डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मान है आपको 14 वर्ष। कितना वर्ष? 14 वर्ष। तो यहां पिता की आयु है 4 और यहां 3, तो 14 चौका 56। तो पिता की आयु जो रही होगी वो कितनी रही होगी? 56 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी रही होगी? 14 42। ये जो निकले हैं रेशियो वो कितने हैं? 56 रेशियो 42। ये है 11 साल बाद का। अब वर्तमान निकालने के लिए 11 वर्ष घटा देंगे इसमें से, तो 42 में से 11 वर्ष कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2 में से 1 कम होगा तो 1, तो यहाँ 4 में से 1 कम होगा तो 3, तो यहाँ हो जाएगा 31 वर्ष का लड़का होगा। बेटे की वर्तमान आयु कितनी होगी? 31 वर्ष। कितनी वर्ष? 31 वर्ष। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पहले जो परसेंटेज वैल्यू है ना इंटरेस्ट की वो कितनी है? 4.5%। उसके बाद ये बन रहा है 5%। कितना बन रहा है? 5%। यहां जो ब्याज अधिक मिल रही है वो कितना, इंटरेस्ट कितना अधिक मिल रहा है? 0.5%। कितना? 0.5%। कितना? 0.5%। यहां समझेंगे आपको 4.5% मतलब 4.5% की वार्षिक दर से कितना ब्याज मिल रहा है? 135। कितना? 135। तो 4.5% की जो वार्षिक दर है ना उससे कितना मिल रहा है? 135। कितना? 135। आपको निकालना कितने का है? 0.5 का। कितने का? 0.5 का। भाग दे देंगे 4.5 का, पॉइंट से पॉइंट को कट कर देंगे। 45 तिया 135 और 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 15। तो इनको जो लाभ होगा ना अतिरिक्त ब्याज जो मिलेगा प्राप्त होगा कितने रुपए का होगा? 15 रुपए का। कितने रुपए का? 15 रुपए का। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक ठोस बेलन का आयतन 2002 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।